लगभग 50 वर्षों से क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। जो माफिया होते थे वो उनका शोषण किया करते थे। सपना है कि हम खेकड़ा में एक बड़ा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में उसे डेवलप करें। आरएलडी और सपा के गठबंधन को आप कितना मजबूत मानते हैं? लेकिन लोग तो मजबूत नहीं मानते। नमस्कार, स्वागत है आपका फसल क्रांति न्यूज़ चैनल पर। फसल क्रांति की चुनावी यात्रा यूपी के हर जिले को कवर करने के लिए निकल पड़ी है और आज हम आ पहुंचे हैं बागपत विधानसभा क्षेत्र में और हमारे बीच मौजूद हैं बीजेपी के विधायक योगेश धामा जी। 2017 में विधायक हैं और एक बार फिर ज़मीन पर चुनाव लड़ने के लिए उतर पहुँचे हैं और जनता के बीच भी मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, तमाम बागपत की जनता यहाँ मौजूद है। और सबसे पहले विधायक जी से एक ही सवाल है हमारा कि सर, क्या रणनीतियां हैं आपकी? पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत फसल क्रांति के न्यूज़ चैनल पर। बिल्कुल धन्यवाद। और फसल क्रांति चैनल का मैं स्वागत करता हूं बागपत जनपद में, बागपत विधानसभा में। सर, आपकी क्या रणनीतियां हैं? 2017 में बागपत की इसी जनता ने आपको विधायक बनाया है, एक बार फिर आप मैदान में हैं, तो क्या माहौल लग रहा है आपको? देखो मैम, हमारी तो रणनीतियाँ चुनाव संबंधित तो कुछ नहीं है, और लेकिन हमारी एक रणनीति जरूर है कि हम इस क्षेत्र को डेवलप करके छोड़ेंगे, इस क्षेत्र का विकास करेंगे और हर आदमी को, हर तबके को, चाहे वो महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, गरीब हो, सबको हम सम्मान देने का काम करेंगे। पहले हमने देखा था कि प्रदेश में कुछ विकास नहीं था। 2017 के बाद आपने जब विधायक की कुर्सी संभाली तो किस तरीके के काम किए आपने? क्या आपकी रणनीतियां है कि अगर 2022 में एक बार फिर यहाँ के लोग बागपत की जनता आपको विधायक बनाती है, चुनती है, तो क्या रणनीतियां हैं और क्या जनता के लिए खास होने वाला है? देखो, जहाँ तक मेरी समझ में, मैं मानता हूँ कि लगभग 50 वर्षों से क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ था और यहाँ मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सिर्फ ठगी होने का काम हुआ था और लोग राजनीति सिर्फ करते थे वोट लेने के लिए। और यहाँ के यूथ जो भाई थे हमारे, वो सिर्फ जिंदाबाद करते थे और वोट डालने का काम करते थे। उसके बाद क्षेत्र में कोई विकास नहीं होता था, ना वो नेता दिखाई देते थे, चाहे वो लुटियन जोन से आने वाले नेता हों या दूसरे लोग हों। वो किसी के दुख दर्द में किसी भी भाई के साथ खड़े होने का काम कभी उन्होंने नहीं किया। और इस क्षेत्र में ना सड़कों का विकास हुआ, ना शिक्षा का क्षेत्र में विकास हुआ, ना कोई मेडिकल स्वास्थ्य के बारे में विकास हुआ, ना पेयजल के बारे में विकास हुआ, ना बिजली के बारे में विकास हुआ। तो किसी तरह का कोई विकास नहीं। तब लोगों ने परिवर्तन देखा है कि 2017 के बाद ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे नेशनल हाईवे दो बन रहे हैं, पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बन रहा है, अक्षरधाम को एलिवेटर रोड मतलब जो जोड़ने वाला है, 10 मिनट में व्यक्ति खेकड़ा से दिल्ली अक्षरधाम पहुँच जाएगा। तो ये सब चीज़ें बदलाव हुआ है। ज़मीनों के उससे दाम भी बढ़े हैं। अभी हमारे दिल्ली सहारनपुर रोड पे नए नए रेस्टोरेंट, ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम खुलने लगे हैं। एक नौजवान को लगा कि अब हमें रोज़गार मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं, एक परिवर्तन आया है। किसानों के पक्ष में इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, 36,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ़ करने का काम किया है। और बिजली की दुर्दशा, जो किसान, एक हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो रातों को खेतों में पानी चलाया करते थे, उनकी क्या दुर्दशा हुआ करती थी कि 3 घंटे लाइट आई तो घर पे, फिर लाइट आई तो फिर खेत में, और ट्रांसफार्मर अगर फूक जाता तो नया नेता हुआ कुछ काम नहीं था। ट्रांसफार्मर दिलवाना और गन्ने की पर्ची दिलवाना। गन्ने के क्षेत्र में पर्चियों में इतनी पारदर्शिता आई है, जो छोटा किसान है, गरीब किसान है, जो बिचौलिया या जो माफिया होते थे वो उनका शोषण किया करते थे, तो उसमें पारदर्शिता आई है। सबकी गन्ना पर्चियाँ एक मोबाइल पे उस पर दिखाई देती हैं। वो जब भी अपनी गन्ना डालने चला जाता है तो बिजली के क्षेत्र में अब ट्रांसफार्मर 24 घंटे में या 48 घंटे में खुद बिजली विभाग ट्रांसफार्मर बदलने का काम करता है। नहीं तो चंदा लोग इकट्ठा किया करते थे, रिश्वत लगा करती थी, 15-15 दिन, 2-2 महीने में ट्रांसफार्मर आया, इस तरह किसान की फसल बर्बाद हो जाए करती। तो ये परिवर्तन आया। विधायक जी, किसान आंदोलन के बाद कई लोग ये बोल रहे हैं कि काफ़ी असर बीजेपी पर पड़ सकता है, आपकी क्या राय है इस पर? देखो, अब हर तबका रहता है। कुछ राजनीतिक लोगों को एक प्लेटफार्म की आवश्यकता होती है, मैं मानता हूँ, हर वर्ग में होती है, हर तबके में होती है। कुछ नए लोग जो राजनीति करना चाह रहे हैं, बीजेपी में इतना स्पेस नहीं मिल पा रहा। अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है और दुनिया की सबसे नंबर 1 पार्टी है, और हमारे यशस्वी मोदी जी दुनिया में सबसे फर्स्ट नंबर उनकी ख्याति है। तो उस पार्टी में इतना आसान नहीं है एंट्री करना कि वहाँ नए लोगों को एक राजनीति करने का प्लेटफॉर्म मिल जाए। अब छोटी छोटी पार्टियाँ, छोटे छोटे दल हैं, तो वो जाके अपना एक प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, यार हम भी राजनीति करें, हम भी विधायक बने, हम भी कुछ दूसरी चीज़ बने। तो वो जो एक तबका इकट्ठा हो जाता है एक प्लेटफॉर्म ढूंढने वाला, तो उसकी तादाद हो जाती है, वो शोर मचाता है, तो लगता है हाँ भाई विरोध अब वो नहीं करेंगे
करेंगे तो उन्हें प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो ये एक बात है। बीजेपी ने इस बार डोर टू डोर कैंपेन शुरू करा है अपना। कोरोना की महामारी को देखते हुए ये फैसला पार्टी की ओर से लिया गया है। आप पार्टी की इस रणनीति को कितना सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। और देखो, महामारी है, इसमें हमें सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। और मैं तो आदरणीय योगी जी का धन्यवाद करूंगा कि इतने बड़े प्रदेश को उन्होंने इस आफत से बचाया, जबकि इसमें यूरोप, अमेरिका जैसे ऐसे देश सब बर्बाद हो चुके हैं। और लेकिन यहाँ इतनी बड़ी आबादी की जनसंख्या होने के बावजूद उन्होंने इतनी मेहनत करके हर जिले जनपद में विजिट करके एक प्रबंधन ऐसा बनाया, सारे अधिकारियों को, सारे डॉक्टर्स को लेके वो चले कि आज हम उस स्थिति से बच रहे हैं और इस महामारी से बच रहे हैं। तो इसमें अगर हमें डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी पड़े, और मैं तो पहले से डोर टू डोर कैंपेनिंग करता हूँ, मैं तो कोई रैलियों में उन पर विश्वास करता नहीं। एक नेता आए, भाषण दे के चले गए। मैं हर व्यक्ति को जानता हूँ, मेरा परिवार है, ये ओक्टी गाँव है, यहाँ हर व्यक्ति का मेरा पारिवारिक नाता है। हमने यहाँ पर लोगों से बात करी तो उन्होंने हमें यही बोला, मैं आपको साफ बताऊंगी कि विधायक जी हमारे घर के नेता हैं। वो उनका आना जाना यहाँ लगा रहता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नेता आ रहा है उसके स्वागत के लिए, वो हमसे सीधा जुड़े रहते हैं। तो आगे भी किस तरह के बदलाव आप करना चाहते हैं यहाँ पर? अभी कुछ चीज़ें हैं जो हमने सोच रखी हैं कि मेरे यूथ के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि यहाँ प्रतिभा बहुत है यूथ में और वो कुछ करना चाहता है लाइफ में। जो पढ़ रहा है, एजुकेशन तो मिल रही है, वो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जो खेलने के लिए, खेल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए एक हमारा सपना है कि हम खेकड़ा में एक बड़ा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में उसे डेवलप करें। दूसरा, एक हमारे किसानों के लिए हमारी बागपत मिल जो है वो बहुत जर्जर है। हमने इसे लगातार प्रयास किया 4 वर्षों, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना बीच में आ गया, उस कारण से उसका बजट इशू नहीं हुआ। तो उस मिल का विस्तारीकरण करवाना है। एक मेडिकल कॉलेज हमारा माननीय योगी जी ने उसकी घोषणा भी की है, लेकिन वो प्रक्रिया बीच में है, उसे मेडिकल स्वास्थ्य की सेवा करवानी है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं हमें जो अपने भाइयों को, युवा साथियों को, अब आप मेरे चुनाव में देखोगे ज़्यादातर यूथ मेरे साथ है, मेरे भाई मेरे साथ है। क्यों? उन्हें मेरे से उम्मीद है, अपेक्षा है कि ये हमारा भाई है, सच्चा भाई है, और ये जितना इसे ताकत मिलेगी, जितना इसे पावर मिलेगी, उतना ही अपने भाइयों को भविष्य को लेके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। विधायक जी, कंपटीशन के तौर पर किसे देखते हैं? देखो, कंपटीशन तो जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है और जनता की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है। और मैं तो देख रहा हूँ, जनता ने मेरा टिकट भी, जनता की आवाज़ थी कि योगेश धामा का टिकट होना चाहिए यहाँ से, तो वो जनता की आवाज़ पार्टी ने भी सुनी और योगेश धामा को फिर से मैदान में उतारने का काम किया। अब जीतने का काम भी इनका ही है, कंपटीशन कुछ नहीं है, लोगों का, जनता का आशीर्वाद है, कंपटीशन कुछ मैं मानता नहीं। आरएलडी और सपा के गठबंधन को आप कितना मजबूत मानते हैं? नहीं, वो एक ठीक है वो, लेकिन लोग तो मजबूत नहीं मान रहे। किसी के मानने से क्या होता है? लोगों ने तो ठान लिया है योगेश धामा को फिर से अपने बेटे को, अपने भाई को विधायक बनाना है, फिर आगे उसे मजबूत ताकत देनी है और अपना जो है क्षेत्र का विकास करवाना है, अपने युवा साथियों की जो उम्मीद है उन्हें पूरा करवाना है। चलिए, फसल क्रांति के माध्यम से आखिरी और सबसे अहम सवाल, प्रदेश की जनता को, बागपत की जनता को जो आपसे जुड़े हुए हैं 2017 से, और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा अपने भाइयों को, और सब संदेश को, सब तक संदेश पहुँच भी चुका है कि जो एक हमारे क्षेत्र का, हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक विकास का रथ चला है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कुछ लोग इसमें अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य दलों के लोग, तो उस अवरोध को तोड़ के और इस रथ को और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हमारे जनता जनार्दन करने का काम करेगी, मेरे युवा साथी करने का काम करेंगे। शुक्रिया योगेश धामा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ योगेश धामा जी, जो इन्होंने बताया कि बीजेपी की रणनीतियाँ क्या होंगी, विधायक जी को दोबारा मौका मिलता है तो कौन सी विकास की रफ्तार बागपत की जनता को, लोगों को और खासकर युवाओं को मिलेगी। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फसल क्रांति न्यूज़।